नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु तीन प्रमुख शक्तियां पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रयास कर रही थीं। साम्राज्य विस्तार हेतु घटित इस त्रिपक्षीय संघर्ष की अनवरत श्रृंखला प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। इसे ही त्रिशक्ति संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिवंशीय, त्रिराज्यीय संघर्ष आदि नामों से जाना जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों में कन्नौज पर अधिकार किए बिना उत्तर भारत का राजा बनना तथा चक्रवर्ती सम्राट कहलाना संभव नहीं था। इनके परस्पर संघर्ष में आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण की श्रृंखला शक्ति परीक्षण तथा शक्ति संतुलन के उद्देश्य से लगभग पौने 200 साल तक चलती रही। कन्नौज पर निर्बल आयुध वंश से उत्पन्न राज्य था, जिससे प्रोत्साहित होकर परिस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिहार एवं पाल दोनों वंशों ने कन्नौज राज्य पर अपने अधिकार की कोशिश की। अवसर पाकर दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने भी उत्तर भारत की राजनीति में हिस्सा लिया। परिणामतः इन तीनों वंशों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष पूर्व मध्यकालीन भारत की 8वीं-9वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये सभी हर्षोत्तर काल में उत्तरी भारत में उत्पन्न हुई शून्यता का लाभ उठाकर गंगा घाटी में स्वामित्व प्राप्त करना चाहते थे और कन्नौज इस राजनीतिक लक्ष्य का प्रतीक बन गया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में जानकारी सामान्यतः हमें इसमें संलग्न शासकों तथा उनके राजवंशों के अभिलेखों तथा तत्कालीन और कालांतर में रचित साहित्य से प्राप्त होती है। अभिलेखीय स्रोतों के रूप में मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, धर्मपाल का भागलपुत्र ताम्रपत्र लेख, अमोघ वर्ष प्रथम का संजन ताम्रपत्र लेख, बड़ौदा अभिलेख, डिंडोरी एवं राघनपुर के अभिलेख, बादल स्तंभ लेख, दुवकुंड अभिलेख, संजन अभिलेख आदि प्रमुख हैं। साहित्यिक स्रोतों में 11वीं शताब्दी में सोढल द्वारा रचित उदय सुंदरी कथा तथा संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित प्रमुख है। विदेशी यात्रियों में अरब यात्री सुलेमान का विवरण भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से कन्नौज का अत्यधिक महत्व रहा है, जिसमें वर्धन वंश तथा यशोवर्मन जैसे शासकों ने अनेक नए आयाम जोड़े। परिणामतः कन्नौज साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन उत्तर भारत के अनेक यशस्वी साहित्यकार, दार्शनिक आदि भी कन्नौज की राजसभा में स्थान पाकर सम्मानित होते रहे हैं। संस्कृत के वाक्पति राज तथा भवभूति जैसे कवि यशोवर्मन के आश्रय में रहे थे। इनसे पूर्व बाणभट्ट जैसे उत्कृष्ट गद्यकार कन्नौज की राजसभा में रह चुके हैं। यशोवर्मन के गौरवपूर्ण इतिहास के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक कन्नौज का इतिहास स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। यशोवर्मन की मृत्यु के 20 वर्ष बाद एक नवीन राजवंश कन्नौज के राजनीतिक रंगमंच पर दिखाई पड़ता है, जिसके शासक क्रमशः वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध थे। इन तीनों शासकों के अंत में हम आयुध शब्द पाते हैं, इसलिए इस वंश को आयुध वंश के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कुछ इतिहासकार इन शासकों को
यशोवर्मन का ही उत्तराधिकारी मानते हैं। इसी आयुध वंश के राज्यकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। लगभग पौने 200 वर्ष तक चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य कारणों की चर्चा यहाँ करना आवश्यक है, जिनमें पहला कारण कन्नौज का महत्व था। पाटलिपुत्र उज्जैनी के बाद गुप्तोत्तर काल में कन्नौज का विशिष्ट महत्व था। तत्कालीन भारतवर्ष की राजनीति में हर्षवर्धन के राजनीतिक महत्व के चलते कन्नौज को वह स्थान प्राप्त हो गया जो इससे पहले पाटलिपुत्र और उज्जैनी को प्राप्त था। न केवल राजनीतिक दृष्टि अपितु आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी कन्नौज का महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था। कन्नौज की महत्ता का वर्णन तत्कालीन साहित्य एवं अभिलेखों में प्रभूत रूप से मिलता है। अतः नवीन शक्तियाँ कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए लालायित रहती थीं। आयुध वंश की दुर्बल राजनीतिक स्थिति भी इस त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार थी। कन्नौजपति हर्षवर्धन का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। इसके बाद यशोवर्मा ने भी राजनीतिक उत्कर्ष की अलख जगाए रखी, किंतु इसके पश्चात आयुध शासक साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पाए। इनकी दुर्बलता ने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों को कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त दोआब की उपजाऊ भूमि तथा जीवन उपयोगी जलवायु ने भी नव स्थापित राजवंशों को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में भूमिका निभाई। इस मैदानी भूभाग पर जिस राजवंश का राज्य होता था वह भू राजस्व आदि की प्राप्ति से शीघ्र ही समृद्ध हो जाता था। अतः इस विशाल उपजाऊ भूभाग पर अधिकार करने के लिए ये राज्य प्रयासरत थे। तत्कालीन उत्तर भारत की राजनीति में कोई एक राजवंश शक्तिशाली न हो जाए, इसकी चिंता दक्कन के पठार के राजाओं सहित अन्य सभी राजवंशों को रहती थी। यद्यपि राष्ट्रकूट वंश उत्तर भारत में काफ़ी दूर था, किंतु अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए शायद इसके राजा अन्य राज्यों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। अतः त्रिपक्षीय संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। पूर्व मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियाँ सदैव साम्राज्यवाद में विश्वास रखती थीं। इनके शासकों में यह सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे वृहत से बृहत्तर साम्राज्य के स्वामी बनना चाहते थे। इसी कारण से राजवंशों में आपसी संघर्ष हुआ। गुर्जर, प्रतिहार एवं पाल वंश के शासकों में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करने की कोशिश में उनकी यह प्रवृत्ति साफ झलकती है। त्रिपक्षीय संघर्ष की एक विशेषता यह भी है कि कभी भी पूरे संघर्ष काल में तीनों शक्तियां एक साथ युद्धरत नहीं हुई। अध्ययन की सुविधा के लिए इस त्रिपक्षीय संघर्ष को हम विभिन्न चरणों में बांटकर पढ़ते हैं, जिनका वर्णन हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।